एवरीवन, वेलकम टू एनी हिंदी। आज हम ट्रेड ऑफ ब्लैक एंड सेलेब मैन नाम की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह एक बहुत सी अलग स्टोरी है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम एरियन है। वो दोबारा से उसी टाइम में वापस जा चुकी है जिसमें उसको उसके पहले वाले फियांसे ने मार दिया था। अब वो उन सबसे बदला लेना चाहती है। उसके उसके इस बदले की कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है केडियन। पहले वो एक स्लेव था, लेकिन एरियन ने उसको खरीद कर अपने घर का छोटा भाई बना लिया। अब देखते हैं केडियन उसके लिए क्या करता है। कहानी की शुरुआत एक थप्पड़ से होती है। एक लड़का जिसका नाम डुमेन है और जो एक आर्चडेप्ट है, वो अपनी मंगेतर एरियन को एक दूसरी लड़की के लिए थप्पड़ मारता है। वो अपनी मंगेतर के बजाय उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन अब एरियन को किसी चीज़ की परवाह नहीं। उसके पास अब प्यार, नफरत या जलन जैसी कोई इमोशन नहीं बची है। सिर्फ डोमेन के लिए एक एनोनियंस परेशानी है। सालों पहले आर्यन को पहली नज़र में डोमेन से प्यार हो गया था और वो इतना गहरा था कि हर दिन वो एक बेवकूफ़ की तरह उसके पीछे भागती थी। लेकिन डोमेन को उसमें दिलचस्पी नहीं थी कोई भी। एक बारिश के दिन जब वो उसका पीछा कर रही थी, डोमेन ने कहा, क्या तुम थक नहीं जाती? इतने खराब दिन में भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। एरियन ने जवाब दिया, अगर आपको इससे परेशानी हो रही है तो माफ़ करना, लेकिन मैं आपको देखना चाहती हूँ। डोमेन ने उसके हाथ से छतरी हवा में उछाल दी, लेकिन अचानक डोमेन को एक बीमारी की वजह से ज़मीन पर गिर गया जिसने उसको काफ़ी वक्त से परेशान कर रखा था। एरियन ने उसकी बीमारी को ठीक करके उसकी अटेंशन पाने में कामयाब रही। वो क्रिस फैमिली से थी जिसे शाही फैमिली ने हिफाजत दी थी। इस फैमिली में पैदा होने वाले लोगों को इलाज करने की एबिलिटी विरासत में मिली थी। जब डोमेन ने उसकी एबिलिटी देखी तो उसने तुरंत एरियन से शादी का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर एरियन बहुत खुश हुई कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह मंगनी इसलिए हो रही है क्योंकि डोमेन को इसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। उसने सोचा कि अगर वो मेहनत करेगी तो डोमेन उसकी तरफ देखेगा, लेकिन वो हर बार अपनी बीमारी का बहाना करके शादी टालता रहा। ये वही समय था जब आर्यन को डोमेन की बॉडी को टच करने का मौका मिला था, लेकिन एक दिन वो लिलियन नाम की एक औरत के साथ आया। वो उसकी बाहों में थी और वो आर्यन को उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से जोर से बुला रहा था और उस औरत का इलाज करने को कह रहा था। एरियन ने उस औरत का इलाज किया और थोड़ा आराम करने के बाद लिलियन उठ गई। यह देखकर डोमेन बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद एरियन अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई मौजूद था। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि उसका मंगेतर डोमेन और लिलियन कुछ गलत काम कर रहे हैं। उसी वक्त एरियन ने डोमेन की पढ़ाती पारी अपनी फीलिंग खो दी और सोचा कि 3 साल की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने इस बात को इसलिए नकार दिया था क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलेंगी तो इससे मंगनी को ख़त्म कर देते हैं। डोमेन ये सुनकर हैरान और गुस्से में आ गया। आर्यन ने अपनी अंगूठी ज़मीन पर फेंक दी और दूसरी जानब चलने लगी। उसने एरियन के हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारा मंगनी तोड़ने से क्या मतलब है? अचानक ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? उसने जवाब दिया कि अब वो क्रिस फैमिली की वो बेवकूफ़ औरत नहीं रही है और प्यार नहीं करती, इसलिए इसे ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन डोमेन ये नहीं मान पाया कि एक लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसने अपनी तलवार से उसका दिल चीर दिया और कहा कि उसने सोचा था कि वो एक आज्ञाकारी लड़की होगी। वो जो भी कहेगा वो चुपचाप मान लेगी और वो किसी और को उसकी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल उसकी मर्जी के बिना नहीं करने देगा। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त एरियन को अफसोस हो रहा था कि उसने इतनी बेवकूफ़ी से प्यार किया। क्यों? एक ऐसा इंसान जो कचरे से भी नीचा है। उसने ख्वाहिश की कि अगर वो वक्त में वापस जा सके तो वो ये गलती कभी नहीं दोहराएगी और वो भी उसके साथ वही करेगी। और फिर वो अपने बाबा के घर में जागी। वो शौक थी क्योंकि उसके बाबा तो 2 साल पहले ही गुजर चुके थे
उसके फादर उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और परेशान थे क्योंकि वो ऐसे सो रही थी जैसे वो मर गई हो। उसने अपने फादर से पूछा, बर्थडे बाबा क्या मतलब है फादर आपका? उसने हंसते हुए जवाब दिया, तुम अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं हो, चलो उठो। आर्यन सोचती है तो इसका मतलब वो सारी भयानक यादें सिर्फ एक सपना था। उसने अपने बाबा से पूछा, अब कौन सा साल चल रहा है? उसने जवाब दिया, क्या हम इम्पेरियल कैलेंडर के 829 साल में नहीं हैं? तब उसे एहसास हुआ कि वो 4 साल पहले अपनी बर्थडे के दिन वापस आ गई है। उसने पूछा, क्या आप सच में मेरे फादर हो? उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा फादर ही हूँ, आर्यन हूँ। उसके फादर बहुत ही दयालु और नरम दिल इंसान थे। वो एक ऐसे फादर थे जो हमेशा अपनी इकलौती बेटी की हर बात सुनते थे। जंग पर जाने से पहले उन्होंने उसको बहुत सारी ट्रॉफियाँ दी और वो फिर अपनी माँ की तरह वो भी गायब हो गए थे। लेकिन अब वो उसके सामने थी और उसने उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वो बहुत खुश थी कि वो जिंदा है और ये कोई सपना नहीं है। उसके फादर ने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने शेफ से कहा कि उसकी पसंद का खाना बनाए, इसलिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आओ। एरियन ने सोचा कि ये एक मौका है जब वो कब थी और एक अच्छी बात यह है कि डोमेन को अब एक ऐसी बीमारी है जिसका बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते और आर्यन अकेली है जो उसका इलाज कर सकती है। उसने सोचा कि शायद वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती है और उसको बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। लेकिन अगर वो बिना किसी तैयारी के जाएगी तो वो उससे पहले ही बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे पहले उसको एक ऐसा इंसान की ज़रूरत है जो उसकी फैमिली की हिफाजत कर सके और उसके लिए लड़ सके, कुछ भी कर सके। इस एम्पायर में डोमेन से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो गुलामी से आया है लेकिन क्राउन प्रिंस का ध्यान खींचकर एम्पायर में नाइट का लीडर बन गया है। उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। क्राउन प्रिंस का सबसे करीबी साथी एक जीनियस तलवारबाज जो हजारों सालों में एक बार ही आता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में वो इंसान है जो जंग के मैदान से सही सलामत वापस आ सकता है। फिलहाल केडियन एक गुलाम और एक ग्लैडिएटर है, लेकिन 1 साल बाद क्राउन प्रिंस उसको जानेगा और उसको शाही फैमिली में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए उसको क्राउन प्रिंस से पहले ही उसको ढूंढना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, उसको खाना खिलाना होगा और उसको अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो एक ऐसा तलवारबाज बन जाए जो उसके बाबा खुद के लिए उसके फैमिली की हिफाजत करे। अपने पिताजी और खुद के लिए वो दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। अगले दिन वो खाना खा रही होती है और वहाँ पर 2 फेंक खाने पड़े होते हैं। उसके बाबा ने उससे पूछा कि क्या उसको कुछ चाहिए। वो उसके लिए कुछ ड्रेसेस और गहने लाए थे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसको एक छोटा भाई चाहिए। यह सुनकर उसके बाबा ने सारा खाना वापस उगल दिया। वो घबराहट में आ गया और कहा, क्या तुम मुझे दोबारा शादी करने का कह रही हो? और एरियन ने जवाब दिया, नहीं, वो एक छोटा भाई अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही है। पर भरोसा है? उसके बाबा ने खामोश होकर जवाब दिया, तुम अकेली ऐसी हो जिस पर मुझे भरोसा है, लेकिन एक छोटे भाई की अचानक से ख्वाहिश उलझन भरी है। एम्पायर में जब भी जंग होती है हर फैमिली से एक आदमी को जंग के मैदान में जाना पड़ता है और जो इस नियम का पालन नहीं करता उनको अपनी संपत्ति टाइटल खोना पड़ता है और इसका नतीजा मौत की सज़ा भी हो। इसलिए एरियन केडियन के बारे में सोच रही है। उसको बस उसको अपने पास रखना है और उसका ख्याल रखना है और जब भी जंग हो वो उसको अपने छोटे भाई के रूप में अपने बाबा की जगह भेज सकती है। केडियन ही अकेला इंसान है जो डोमेन को हरा सकता है क्योंकि उसकी पिछली यादों में वो नाइट का सबसे कम उम्र का वॉरियर कमांडर था। उसके बाबा ने कहा कि उनकी इकलौती फैमिली आर्यन है। फिर वो समझाना शुरू करती है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचिए, अगर दूसरों को उनकी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पता चल गया ये तो उनके लिए खतरनाक होगा। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग इंसान को ले आते हैं तो वो किसी भी अनचाहे हादसे से बच सकते हैं जो हो सकता है। इसलिए प्लीज़ मैं ऐसा बच्चा लाऊंगी जो इतना स्ट्रॉन्ग और आज्ञाकारी होगा कि वो फैमिली की हिफाजत कर सके और मुझे यकीन है कि आप भी उससे प्यार करेंगे। उसके बाबा उसकी बात मान गए और कहा कि तुम्हारे इस फैसले के पीछे कोई गहरा मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि बचपन से ही तुम सबसे ज़्यादा होशियार रही हो। इसलिए वो जो भी हो पहले उसे अपने बाबा से मिलाने लाना, लेकिन याद रहे कि तुम्हें हमारे लिए एक सही आदमी लाना है। आगे उसकी नौकरानी साशा उसके जाने की तैयारी कर रही है और पूछा, आज मैडम का बर्थडे है तो आप कहाँ जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ काम है। कुछ देर बाद वो रेस्टिंग एरिना में पहुंचती है, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ शाही फैमिली से कोई नहीं था। ये क्राउन प्रिंस से पहले पेल करने का एक अच्छा मौका था। फिर उन्होंने सबसे अच्छी सीट मांगी।
और उसके लिए कुछ सोने के सिक्के दिए और लाइन तोड़ने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उसके बदले में सबके लिए उन्हें पैसे देने दो। काउंटरमैन ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। आर्यन ने मन ही मन में सोचा कि उसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो शाही फैमिली की हीलर है। इसलिए किस फैमिली को हिफाजत मिली और वो बेदाइयों से अमीर रही और सिर्फ शाही फैमिली को उनकी हीलिंग एबिलिटी के बारे में पता था। काउंटरमैन ने उसका वेलकम किया और उनके लिए रास्ता साफ किया। कुछ लोग चमकदार चांदी के बालों वाले एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और वो लड़ने में बहुत माहिर था। कुछ देर बाद उसने उसको देखा और केडियन ने अपने सर ऊपर किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। केडियन को देखकर आर्यन हैरान थी, क्योंकि वह सबसे खूबसूरत आदमी था जिसे उसने कभी देखा। खैर, एक गुलाम फाइटर होने का उसकी अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं था। एरियन में सभी लोग गेम शुरू होने के लिए चिल्ला रहे थे। फिर रेफरी गेम शुरू करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने गेम के रूल्स समझाए। उन्होंने ज़मीन पर कुछ हथियार फेंके और कहा कि सिर्फ एक ही रूल है, बस अपने विरोधी को मारो और आखिर तक जिंदा। एरियन सोच रही है कि ये लोग गुलामों को इंसान नहीं मानते। गुलामी तो बस एक पास टाइम है, अगर वो बेकार हो जाती है तो उनको फेंक दिया जाता है। मैच शुरू हुआ और सभी गुलाम एक दूसरे को मारने लगे, लेकिन केडियन एक जगह खड़ा रहा। भीड़ में हर कोई एक दूसरे को मारते हुए देखकर बहुत खुश था। अचानक गुलाम केडियन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन केडियन ने उस अटैक को रोककर और उस गुलाम को एक ही हिट में मार दिया और बाकी गुलाम भी मर चुके थे और आखिरी इंसान जो जिंदा था वो केडियन था। हर कोई उसके लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन एरियन दुखी थी। यह देखकर कि एरिना के लोग उन्हें एक दूसरे को मारते हुए देखकर एंजॉय कर रहे। आगे रेफरी ने उसको मैच का विनर घोषित किया और कहा कि वो सबसे ज़्यादा पेमेंट देने वाले मेहमान को उसके साथ एक और नाइट बिताने का मौका दे रहे हैं। एरियान ये सुनकर शौक थी, लेकिन दूसरे ही तरफ सब लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं और सबसे ज़्यादा बोली एक बूढ़े आदमी ने 5 लाख सोने की सिक्कियों की लगाई। लेकिन एरियान ने उसके लिए 50 करोड़ सोने के सिक्कों की बोली लगाई, लेकिन वो एक रात के लिए नहीं, ये उसकी पूरी ज़िंदगी खरीदने की कीमत थी। और पूछा कि क्या 50 करोड़ काफ़ी है या नहीं। हर कोई इतनी ज़्यादा कीमत हर कोई इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर हैरान था। रेफरी ने जवाब दिया, हाँ, ये काफ़ी से भी ज़्यादा है। फिर केडियन उसके साथ चला गया और एरियन उसको कुछ बता रही थी, लेकिन केडियन ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसने पूछा, तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि क्या उसने उसको ये सब करने के लिए नहीं खरीदा, इसलिए उसने उसकी सेवा करना शुरू कर दी। आर्यन ने कहा कि वो उसको इसके लिए नहीं लाएगी ताकि वो रात में उसकी सेवा कर सके। केडियन ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और पूछा, आप क्या कह रही हैं और आपने मुझे क्यों खरीदा है? एरियन ने कहा, क्योंकि मैं अनदेखा नहीं कर सकती जो मदद के लिए भीख मांग रहे थे। और उसने उसके हाथ पकड़ा और कहा, तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम्हारे हाथों पर अभी भी निशान है। और वो उसको अपने साथ ले जाने वाली थी और उसको आज़ादी से जीने देती, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसको दोबारा एरिना में ले जाया जाएगा। फिर उसने उसके हाथ से उसके निशान को ठीक किया। उसने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक रस्मई जादू है जो उसकी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। उसने पूछा, मलिका, आप मेरे लिए ऐसी कीमती चीज़ का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? उसने कहा, यह कितना भी कीमती क्यों ना हो, ये इंसान की ज़िंदगी से तुलना नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसने बहुत से लोगों को मारा है। एरियन उसको समझाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चुनाव था ताकि तुम जिंदा रह सको। तुमने लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तुम गुलाम फाइटर कैसे बने? तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? उसने कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, वो सब बहुत पहले ही मर गए थे। मैं अकेला हर जगह भटकता रहा और आखिर एरिना में पहुंच गया। फिर उसने अपनी मलिका से एक सवाल पूछा, मलिका, आप कैसी इंसान है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो सिया की इकलौती बेटी है। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई थी। उसने उसकी उम्र पूछी। केडियन 18 साल का था और एरियन उससे 2 साल बड़ी थी। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम मेरे छोटे भाई बन जाओ? केडियन समझ नहीं पाया कि वो उससे क्या कहना चाहता। एरियन ने कहा, जैसे अपनी गुलामी छोड़ दो तुम और एरल के घर के सदस्य बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें ऐसी दुखीदार जिंदगी जीना नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी को मारना नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारे दोबारा कोई बेइज्जती करेगा। तो क्या तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगे, केडियन? उसने उसके लिए हाँ कर दी और कहा, अगर मलिका ये चाहती है तो हाँ। फिर उन्होंने दोबारा एक दूसरे से परिचय किया और उसने थैंक यू सिस्टर कहा। आप सच में एक नरम दिल इंसान है, कहकर उसको अपनी बहन के रूप में कबूल कर लिया। एरियन ने सोचा कि यह अजीब है कि उसने इतना जल्दी मान लिया। क्या ये इसलिए है क्योंकि उसके पास नए माहौल में ढलने की क्षमता है? लेकिन आखिर में केडियन को इस फैमिली में आने देने का सच सिर्फ इतना था कि वो अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके। उसको क्या लगता है
यह उसके लिए ज़रूरी नहीं था। वो तो बस उसकी तलवार और ढाल है। आगे उसने उसको अपने बाबा से मिलवाया, लेकिन वो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया कि वो एक गुलाम है। यहाँ तक कि अगर वो उसको अपना बॉडीगार्ड भी बना लेती तब भी ये पागल एरियन ने उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि वो क्या सोच रही। अगर एक दिन जंग शुरू हो गई तो क्या हमारे फैमिली में आप ही अकेले मर्द नहीं होंगे जिनको जंग में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके घर में कोई दूसरा मर्द हुआ तो इससे बचा जा सकता है, और वो एक बेहतरीन किस्मत वाला इंसान था, तो वो जंग के मैदान से सही सलामत वापस आ सकता है। उसने पूछा, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से अचानक से तुम्हें एक छोटे भाई का आइडिया आया। उसने गुस्सा होने के बजाय माफ़ी मांगी और कहा कि वो अब समझ गया है कि आर्यन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको इस मामले पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। एरियन अपने बाबा के कमरे से बाहर आई। उसने बाहर देखा कि सूरज लाल हो रहा है। उसी समय जब सूरज लाल हुआ, डोमेन ने उसको मार दिया था, और ये हमेशा उसको उस दिन की याद दिलाता है। ये उसको वो दिन भूलने नहीं देता। उस दिन डोमेन ने उसको मारा था। इस वजह से वो केडियान को खो नहीं सकती, क्योंकि वही एक इंसान है जो डोमेन से ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। आगे केडियान ने नहाया और एरियन ने उनके लिए कुछ खाना कमरे में लाने को कहा। कपड़े पहनने के बाद केडियान के कहा कि वो ज़रूर अपनी वैल्यू साबित करेगा। एरियन ने उससे पूछा कि क्या उसको कुछ और चाहिए, तो उसने एक तलवार मांगी, क्योंकि वो लंबे समय से एक तलवार के साथ रह रहा है, इसलिए उसे आरामदेह लगता है और एक तलवार उसके लिए काफ़ी है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी उसके साथ हो रहा है वो पहले ही एक सपने जैसा है, लेकिन उससे उससे कुछ कहना है। ऐसा लगता है जब से उससे पहले बार मिला था वो उसको तभी से पसंद करने लगा था। वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाया। तो अगर ये एक सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। आर्यन ने सोचा कि उनको मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन वो पहले से भी अपनी ज़ुबान से दूसरों को टीस करना जानता है। जैसे कि उम्मीद थी, इसके पीछे कोई वजह है कि उसने ये सब इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। आर्यन ने कहा कि उसको पता है कि वो उसको नहीं छोड़ने वाली है और उसके साथ चलो, और मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो बस आज आराम करो और चिंता मत करो। मेरा कमरा अगले दरवाजे पर है, तो तुम जब चाहो आ सकते हो। आर्यन एक किताब पढ़ रही थी जो सिर्फ उत्तर क्षेत्रों में उगने वाली जड़ी बूटियों और दवाइयों के बारे में थी, लेकिन डॉक्टर के बिना उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। 19 साल पहले इस समय समृद्ध की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके नतीजे में उसकी फैमिली और भी अमीर हो गई, और हर कोई राज परिवार में आपस में खाना पूसी करता था कि उसकी फैमिली में एक खान छिपा है। और जब वो 20 साल की थी तब क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी में वो डोमेन से मिली थी, और उसके बाद उसकी फैमिली का सारा पैसा डोमेन के हाथों में चला गया, और आखिर में उसको एक दुखियात अंत से गुजरना पड़ा। और अभी ये क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी से ठीक 1 महीना पहले का वक्त है। तब दुश्मन डोमेन है, तो उसकी और चीज़ें सीखनी होगी। बाकू जो उत्तर क्षेत्रों में था वो डोमेन का इलाका था, इसलिए वो जानकारी का छोटे से छोटा टुकड़ा भी खो नहीं सकती। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये केडियान था और वो उसको कुछ बताना चाहता था। उसने सोचा कि रात को इतनी देर हो चुकी है। उसने उसको अंदर आने की इजाज़त दी। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि रात को इतनी देर से यहाँ आना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सो नहीं पाया और मुझे याद है कि आपने पहले कहा था कि मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, तो बस कहीं भी बैठ जाओ जहाँ तुम आराम महसूस करो। उसने पूछा, कौन सी किताब पढ़ रही हैं? उसने कहा, यह उत्तर की दवाइयों के बारे में। और उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम पढ़ना जानते हो। पढ़ना और लिखना राज परिवार का संस्कार है, इसलिए उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती थी। लेकिन एम्पायर में गुलामों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, यहाँ तक कि पढ़ने या लिखने का मौका भी नहीं मिलता था। और गुलाम जितना ज़्यादा ज्ञानी होता था उतना ही उन्हें संभालना मुश्किल होता है, लेकिन वो इसको इतनी स्वाभाविक रूप से पढ़ता है, इसलिए उसने अंदाज़ा लगाया कि उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अभी तक उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम बहुत थक चुके होगे, तो बस आराम करो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उसने कहा कि वो सो नहीं सकता क्योंकि वो बेचैन था, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो क्या हम एक साथ सो सकते हैं? आर्यन ने सोचा कि शायद वो उसको टेस्ट कर रहा है, तो वो उसको यही साबित करना होगा कि वो उसके बारे में चिंता नहीं करती। बस यही काफ़ी है। और कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, यहाँ आओ। ऐसा लगता है कि तुमने अपने सोने की जगह बदल दी है, इसलिए तुम बेचैन हो। उसने जवाब दिया, शायद ऐसा ही है,
लेकिन ज़्यादातर हर रात जिन लोगों को मैं मारता था वो मेरे सपनों में आते हैं। वो खून से लटपट मेरे पास रहते हैं और खसफूसित हैं। तुमने उन्हें क्यों मारा? आर्यन ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि ये उसका कसूर नहीं है। तुमने ये सिर्फ इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए किया था। कम से कम तुम मरने वालों के लिए अफसोस तो करते हो ना? उसने कहा, लेकिन मारना तो मारना होता है। उसने कहा कि उसको हत्या करना नहीं कहते, ये तो बस खुद की हिफाजत करने की तलवार का इस्तेमाल करने की एक हथियार थी। अब आर्यन की ज़िंदगी में पहली बार था जब उसने ऐसी कोई चीज़ सुनी थी और वो जानना चाहती थी कि उसने अब तक कैसी ज़िंदगी जी है। उसने चमकदार मुस्कान के साथ कहा, आर्यन में सिर्फ एक इंसान है और वो हो आप ही एक जो इतनी करीब से देखकर मेरे दिन और मेरी यादों और भी चमकदार हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ लाने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद आर्यन सोने का नाटक करती रहती थी कि लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसको देख रहा है। कैडियन उसको लगातार देख रहा था। वो उसको बालों में अपना हाथ चला रहा है और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपका सपना अच्छा हो बहन। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी झूठा था। ऐसे आर्यन को एक नरम दिल इंसान होने का नाटक कर रही थी। वो कैडियन के साथ भी था क्योंकि उसने एरिना में इतनी खतरनाक चीज़ें देखी थी, तो उसको ऐसा बिहेव करना स्वाभाविक था। और आर्यन भी उसे पहले ही जगह पर उस पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। वो बस उसके फैमिली का हिस्सा बनने की इंतज़ार कर रहा था और वो भी ज़रूर क्राउन प्रिंस के बर्थडे पार्टी में डोमेन से मिलेगा। तब तक उसको कैडियन की आधी के रूप में सपने में ढालना होगा और उसका होगा, लेकिन उसको कैडियन के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की यादों को खोजने की कोशिश की तो उस समय वो बस एक उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहता था। इसलिए उसको कैडियन की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है जो वो उसके साथ में दे देगी। अगली सुबह साशा आर्यन को उठाने आई और उसके बाबा ने आर्यन से मिलने के लिए कहा। उसने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन कैडियन कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। आगे आर्यन अपने बाबा से मिलने जाती है और देखती है कि कैडियन पूरा खून से भरा हुआ है। उसके बाबा ने उसको एक काम दिया था कि जब तक वो कुछ परेशानियों को पूरा नहीं कर सकता उसको छोटा मालिक बनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो पहले काम उन्होंने उसको उत्तर के स्तरों से एक जड़ी बूटी लाने को दिया। उसने उसको चेक किया और उसमें कोई गलती नहीं थी। ये खुशबू सच में उत्तर के शाम की टी की खुशबू है। उसने आर्यन की बात की। आर्यन ने कहा, क्या ये वो जड़ी बूटी नहीं है जो सिर्फ पश्चिम की ऊंची चट्टान की गुफाओं में उगती है और अफवाहें थी कि उन गुफाओं में राक्षस रहते हैं? आर्यन ने पूछा, कैडियन ये चीज़ कैसे ढूंढी? उसके बाबा ने जवाब दिया कि वो पूरी रात कैडियन के बारे में सोच रहा था और आखिर में उस फैसले पर पहुंचा कि अगर वो उनकी कुछ चुनौतियों को पास कर लेते हैं तो वो उनकी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो उसने पहली चुनौती पास कर। आर्यन ने कहा कि उसको लगता है कि अगली चुनौती की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैडियन ने जड़ी बूटी भी वापस लाई है और उसने अपनी वैल्यू काफ़ी साबित कर दी है। तो प्लीज़ कैडियन को मेरे छोटे भाई के रूप में इस फैमिली में आने की इजाज़त दीजिए। वो ज़रूर हमारी फैमिली को गर्व बनाएगा। और आर्यन ने ये वो थी जो कैडियन को वापस लाई थी और अगर आप उसके गुलाम होने की वजह से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ मुझे भी इस फैमिली से बाहर निकाल। दोनों ये सुनकर शौक थे। उसने पूछा, तुम एक गुलाम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? उसने जवाब दिया कि इंसान सिर्फ चेहरों से नहीं होता। आप हर पल चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ जड़ी बूटी उगती है वहाँ गुलाम फार्म है और ज़्यादातर गुलाम दूसरे देशों के राज परिवार से हैं। उन्हें एम्पायर ने कुचला और उनके टाइटल रात में ही छीन लिए। उन्हें न सिर्फ अपनी सारी संपत्ति खो देनी पड़ी बल्कि गुलामी की तरह भी जीना पड़ा। तब टाइटल बस एक बेकार चीज़ है और कैडियन हमारी तरह ही एक इंसान है। तो प्लीज़ उसको हमारी फैमिली में आने की इजाज़त दी। बेड पर थे और वो जानता था कि वह उस वक्त साफ साफ जाग रही थी, लेकिन उसकी वजह से वह गुस्से वाली बच्ची बन गई थी। लेकिन जो भी हो वो बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले दिन एरियन कैडियन के लिए एक तलवार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दुकान का मालिक
उसका इस्तकबाल करता है और वो सोच रही है कि केडियान ने कहा था कि उसको तलवार पसंद है, तो वो उस खानदान का रुकन बनने की सालगिरह के तोहफे पर एक खरीदेगी। उसने एक तलवार ढूंढी जिसे पकड़ना आसान लगता है और इस्तेमाल करना भी बहुत आसान लगता है। उस दुकान का मालिक उसको तलवार की ओरिजिन के बारे में बताता है और उसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। ये तलवार वो तलवार है जिसे हीरोन रियासत के मरहूम शहजादे ने इस्तेमाल किया था, जो बर्बाद हो गया था। उसने पूछा, ऐसी अच्छी तलवार बेची हुई क्यों है और उस तरह धूल से ढकी हुई क्यों है? उसने तलवार खरीद ली क्योंकि ये केडियान पर काफ़ी सही बैठती लग रही थी। फिर वो घर वापस आई और केडियान के कमरे में दाखिल हुई और वो नहाने के बाद खुद को सुखा रहा था। उसने कहा कि वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसने पहले जवाब ना देने के लिए माफ़ी मांगी। फिर उसने उसको एक डब्बा दिया। उसने पूछा, ये क्या है? और उसने उसको खोला और एक तलवार देखी। लेकिन तलवार देखने के बाद उसने एक संजीदगी चेहरे के साथ पूछा, ये आपको कहाँ मिली? उसने जवाब दिया कि उसने इसको पास की दुकान से खरीदा है और सोचा कि यह उस पर अच्छी लगेगी। उसने पूछा, इस तलवार की शीट कहाँ है? ऐसा लगता है कि इसके साथ एक कवर आता है। उसने पूछा, आपको ये कैसे पता चला? उसने कहा, आमतौर पर इस तरह की डेगीर अपनी शीट के साथ आती है। उसके अलावा यह अजीब था कि ऐसी अच्छी तलवार की कोई बैरोनी शीट नहीं थी। उस सब को सुनने के बाद एरियान ने कहा कि दुकान के मालिक के मुताबिक उसकी शीट बहुत पहले खो गई थी और दुकान के मालिक ने यह भी कहा कि यह तलवार कभी एक बर्बाद रियासत के शहजादे ने इस्तेमाल की थी और उसने जिस रियासत का नाम लिया वो किंगडम हीरोन था। उसने पूछा कि क्या वो किसी से उसके लिए शीट बनवा ले, लेकिन उसने कहा कि उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एरिना में सभी तलवारों को ट्राई करता था, तो मुझे लगता है कि अगर एक तलवार की शीट नहीं है तो भी ठीक है। उसके अलावा क्या ये आपकी तरफ से एक तोहफा नहीं है? तो मुझे ये जैसे है वैसे ही पसंद है। उसने एक बार फिर उसको उस खानदान में लाने और उस खानदान का हिस्सा बनने के लिए खुशामदीद किया। उसने कहा, थैंक यू, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और आपसे मिलना मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा तजुर्बा है। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अभी भी एरिना में होता और वो उस गर्माहट को भूलना नहीं चाहता। आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह थी जो आसमान से उतर कर आई थी। उसने दोबारा उसको उस खानदान का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन आमतौर पर बहन और भाई इस तरह से एक दूसरे को गले नहीं लगाते। उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी। एरियान ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम थका हुआ महसूस करते हो तो तुम जब चाहो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन उसको पता था कि वो एक अच्छा भाई बनने का ड्रामा कर रहा था और वो जो कुछ भी उसको बता रहा था वो सब झूठ था। और उसकी आंखों में सोच रही थी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, लेकिन वो अपने ख़ानदान की हिफाजत करना चाहती थी और केडियान अकेला इंसान है जो उन्हें बचा सकता है। इसलिए उसने एक नरम और बेवकूफ़ लड़की बनने का ड्रामा करने का फैसला किया और उसने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब वो उसको छोड़ देगी और ये बेहतर होगा कि तुम उसके साथ चलो और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो बस आज आराम करो और फिक्र मत करो। मेरा कमरा अगले दरवाजे पर है, तो तुम जब चाहो आ सकते हो। एरियान ने कहा कि अगर वो रात में सो नहीं सकता तो वो उसके लिए लोरी गाएगी और दिन में चलो फूलों से भरे बाग में चलते हैं। तो आने वाले दिनों में तुम सिर्फ खुशबू में जियोगे और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरने जा रही हूँ। उसके बाद उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या वो दोबारा उसके कमरे में आ सकता है? उसने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स वो आ सकता है। मैं उसके हाथ को तब तक पकड़े रखूंगी जब तक वो सो नहीं जाता। केडियान ने पूछा, लेकिन आम बहन और भाई ऐसा नहीं करते। एरियान ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो एक अनयूजुअल बहन भाई की जोड़ी बनाते हैं। रात में उसने पूछा कि अगर उसको पता था कि उसको निकाल दिया जा सकता है तो उसको इस खानदान में क्यों लाई। एरियान ने जवाब दिया कि उसने उससे वादा किया था कि वह उसको कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने ऐसा किया। और दूसरी वजह यह कि वो मंजर नहीं देखना चाहती थी जहाँ उसको छोड़ दिया जाता है और वो रो रहा है और एरियान उसको कितना भी खुश देखना चाहती हो। यह सुनकर केडिया ने कहा कि वो बहुत खुश है। तो बस आराम से सो जाओ बहन,
बहन एरियन दोबारा सोने का ड्रामा कर रही थी और वो लगातार उसको देख रहा था। कुछ देर बाद वो सो गई और उसने एक ख्वाब देखा कि जिसमें डोमेन आया है और उसको मार दिया है। वो अगली सुबह वो उठी, उसका मूड उस ख्वाब को देखकर बहुत खराब था और कैरियन आधी रात को चला गया था। लेकिन एक किताब क्यों गायब है? आगे साशा कमरे में आई और उसको बताया कि उसने कुछ जांच पड़ताल की और कुछ अजीब पाया कि कैरियन शायद असल में गुलाम नहीं है। हैरान होकर उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसको सही से समझा। साशा ने कहा कि वो एक ताजिर से मिली थी जिसने उसको बताया कि जिसने कैरियन को कुछ साल पहले पहली बार देखा था। उसको एक सुनसान सड़क पर महंगे कपड़े पहने हुए मिला था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो एक बाइज़्ज़त खानदान से आया है। और जब वो पहली बार उससे मिले तो उसका पहला तासुर बहुत घबराया हुआ था और ये झूठ नहीं लगता। कैरियन ने भी सोचा कि वो सही है क्योंकि पढ़ना और लिखना जानता है और कैरियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सीखने के लिए मजबूर किया जा सके जब तक कि तुम शुरू से ही शाही खानदान में पैदा ना हुए हो। तो उसने सोचा कि शायद उसको खानदान मर चुका है और अब वो अकेला है, तो उसको अब उसके साथ और भी मेहरबान होना चाहिए। उसने साशा का शुक्रिया किया और उसको एक हार तोहफे में दिया, लेकिन उसने तोहफे का इनकार कर दिया और कहा कि उसने ये सब कुछ बदले में पाने के लिए नहीं किया और उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उसकी मदद कर पा रही है। एरियन ने उसकी मेहरबानी के लिए साशा का शुक्रिया किया और कहा, तुम थक गई होगी साशा, तो बस आज आराम करो। और उसने उसको पूरा जेवर का डब्बा दे दिया। शुरू में उस डब्बे को नहीं ले रही थी, लेकिन आखिर में उसने उसको कबूल कर लिया। साशा पहली थी जिसने सोचा कि एरियन उसके रवैये में कुछ तब्दीली देखी थी और मौत के किनारे से जिंदा वापस आने के बाद बदलना अच्छा है। और सोचा साशा अजीब नहीं होगा कि डोमेन के घर में एक भी अच्छी अगर नौकरानी होती तो क्या सूरत हाल थोड़ी बदल जाती। लेकिन उसको पता था कि ऐसा नहीं होता क्योंकि वो उसकी भी नहीं सुनता था, तो एक नौकरानी की क्या कर सकती है। उसको याद आया कि वो बस एक पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह हर तरह मीठे अल्फाज डोमेन को कहती थी और तभी सरगोशी करता था जब वो उसका इलाज करती थी और बाकी वक्त वो उसको अनदेखा कर देता था। कुछ देर बाद कैरियन और एरियन बाग में घूम रहे हैं और कैरियन ने कहा, यह बहुत खूबसूरत है, खासकर नीले फूल जो मेरी बहन से मिलते जुलते, क्योंकि लाल गुलाबों के बरक्स नीले गुलाब बहुत ही नायाब होते हैं, इसलिए फूलों की जुबान में नीले फूलों को इम्पॉसिबल कहा जाता है। यह पहली बार है जब उसने उन्हें असल में देखा है। उसने कहा, वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह मेरी बहन। एरियन ने कहा, भले ही फूल नायाब हो, अगर तुम उसको खो दो तो उसका क्या फ़ायदा। जब ये मुरझाता है तब से ये मालिक के लिए एक मसला बन जाता है। उसने कहा, इसका मतलब इस तरह से नहीं था। एरियन ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ, बस मैं तुमको ये बताना चाहती थी कि लोगों की कंपैरिजन फूलों से करने पर वो बेइज्जती महसूस कर सकते हैं। ये सुनने वाले पर मुनहसर करता है। उसने कहा कि वह उसको याद रखेगा। एरियन ने कैरियन से पूछा कि क्या उसको ये किताब के बारे में पता है जो उसकी किताबों की अलमारी से गायब थी। उसने पूछा, एक गायब किताब? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद किसी ने उसको चुरा लिया है। उसने जवाब दिया, खैर वो कोई बहुत ज़रूरी किताब भी नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वो आखिरी किताब थी जो उसने पढ़ी थी? उसका टाइटल नॉर्थर्न हर्ब के बारे में था। कैरियन ने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि तुम ही वो हो जो उसके सोते वक्त उसके कमरे में चुपके से आ सकते हो। एरियन सोच रही है, वो हर रात मेरे कमरे में आता है और इस चमकदार मुस्कान के साथ झूठ फसफसाता है और वो अल्फाज जो उसने नीले गुलाब को देखकर बोले वो सब झूठ थे और वो तभी से नाटक करा जब से वो पहली बार मिले थे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्राउन प्रिंस के लिए इतना संप्रेत क्यों था। उसकी पिछली यादों में उस वक्त वो बस उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहता था, इसलिए उसको कैरियन की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो उसके हाथ में दे देगी। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए। एरियन को बाबा ने उसको बाज़ाब्ता तौर पर अडॉप्ट कर लिया और उसके बाबा जी ने उसको बताया कि किसी को ये नहीं बताना कि वो कभी एक गुलाम था।
भीड़ में हर कोई उसको देख रहा था। वो सबको इतना खूबसूरत लग रहा था। हर किसी ने सोचा कि वह ज़रूर किसी राज खानदान से होगा और ये इंसान का चेहरा है या एक गुलाम का काम। एरियन ने सोचा कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो कभी एक गुलाम था। उसने पूछा कि उसके बाबा कैसे थे। उसने कहा कि उसके बाबा जी बहुत दयालु थे और उसकी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग थी। वो अच्छे लोग थे और मेरे कोई बहन भाई नहीं है और मैं सच में खुश हूँ कि इस तरह अपनी बहन के साथ बाहर जा सकता हूँ। उसने पूछा कि क्या उसको कुछ चाहिए। उसका हाथ पकड़ते हुए उसने कहा कि वह बस उस तरह अपनी बहन के साथ खुश रहना चाहता है। कुछ देर बाद उसने उसको क्राउन प्रिंस की बर्थडे बैंक्वेट के बारे में बताया जो अब से सिर्फ एक हफ्ते बाद है और उनके खानदान को हर साल शाही महल में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए इनवाइट किया जाता है। इस बार उसके बाबा ने कहा कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनको महल के काम थे। तो अगर वो उनकी जगह पर जाने का फैसला करती है। उसके हाथों में उसको पकड़ते हुए उसने कहा, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो बहन। और अगर ये शाही महल है तो कितने दूसरे लोग शामिल होंगे। लेकिन उसको डर है कि कोई और उसकी बहन को उससे चुरा ना ले। एरियन ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि वो उसको अपने साथ ज़रूर ले जाएगी और चिंता मत करो, कोई और उसको नहीं चुरा पाएगा। भीड़ में हर कोई शर्माते हुए उन्हें देख रहा था और उसने कहा, बहन आपको एहसास नहीं है कि आप कितनी चार्मिंग है। एरियन ने कहा कि वो जो भी चाहेगा वो करेगी जब तक वो उसको टेस्ट करता रहेगा। केडियन ने हैरानी से कहा कि वो उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। यह पहली बार है जब मैंने ये गर्माहट महसूस की है और मैंने सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैंने आपको एक बार भी टेस्ट नहीं किया। उसने पूछा, तो फिर तुमने वो किताब क्यों चुराई? वो किताब जो 3 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। उसने जाना कि उसने वो किताब चुराई थी और उसको उस किताब की अलमारी पर वापस दिया था और तुम ही एक थे जो उस रात मेरे कमरे में दाखिल हुए थे। तो ये साफ है कि वो तुम ही थे। उस वक्त उसने सोचा कि उसके पीछे उसकी अपनी वजह होगी और उसके लिए ये माना नहीं रखता कि उसने किताब चुराई, बल्कि माना रखता है कि उसने उससे झूठ बोला। उसने पूछा कि अगर उसको शुरू से सब कुछ पता था तो उसने उसको सज़ा क्यों नहीं दी। एरिया ने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम हमारे खानदान के एक कीमती रुकन हो। उसने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कहा, मेरे लिए बहन आप एक रोशनी की किरण है जिसने मुझे बचाया। तो मैं आपसे दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा कि वो उसको कोई भी किताब दे सकती है जो वो चाहता है और उसके लिए कुछ भी हेल्पफुल भी सजेस्ट कर सकती है। उसने उसके लिए उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वो सोच रहा था कि उसकी बहन किस तरह की किताब पढ़ रही थी। अगर उसको ये पता होता कि ऐसा होगा तो वो उसको शुरू से ही सच बता देती। उसने कहा, इस बाजार से तुम वो चुनो जो तुम चाहते हो और उसको वो सब बताओ जो उसको चाहिए। उसने कहा कि एक चीज़ है जो उसको चाहिए। उसने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, वो आप है मेरी बहन। उस दिन के बाद केडियन रात में उसके कमरे में नहीं आया। क्राउन प्रिंस की बर्थडे से 2 दिन पहले वो डोमेन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उसमें उसने 829 इम्पेरियल टूर्नामेंट जीता था। वो यकीन नहीं कर पा, कौन मानेगा कि वो दिल की बीमारी से पीड़ित थे। पहले वो 1 साल तक उसके पीछे भागती रही थी और उसको इस बीमारी का एहसास तब ही हुआ जब वो अचानक उसके सामने गिर गया। अचानक उसने देखा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। वो केडियन था। उसने उससे पूछा, तुम अभी तक यहाँ रात में क्यों नहीं आ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? उसने कहा, हाँ। वो ये सुनकर खुश था। एरियन उसका इंतज़ार कर रही थी। पहले आपने कहा था कि आप सो नहीं पाते। क्या अब आपकी चिंता चली गई? उसने कहा, हाँ, अपनी बहन का शुक्रिया, लेकिन उसको अभी भी अपनी बहन के साथ रहना पसंद है। एरियन ने कहा, अगर दूसरों को पता चला कि तुम रात में मेरे कमरे में आ रहे हो तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। केडियन ने जवाब दिया कि उसके लिए वह सुबह होने से पहले वापस चला जाता है, लेकिन एरियन ने उसको कहा कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मुश्किल में पड़ूं तो रात में इस तरह यहाँ मत आना। उसने इरिटेशन आवाज़ में कहा कि उसको दिन में अपनी बहन को देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको रात में भी देखना पसंद करता है।
फेंट मूनलाइट में उसकी झलक देखना हमेशा अच्छा लगता है और आपकी नीली आंखें जो एक शांत झील की तरह लगती हैं। जब मैं आपकी गहरी बैंगनी आंखों में देखता हूँ तो मैं भी बहुत सोचता हूँ, खासकर जब आप घबराई हुई होती हैं और खाली जगह में घूर रही होती हैं। यह उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या सोच रही है। तो मैं बस आपके बारे में ही सोच सकता हूँ मेरी बहन। एरियान ने कहा कि उसने कुछ दिन पहले रात के बीच में किसी को महल से जाते हुए देखा था और वो तुम ही थे। तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? उसने कहा, उसको बस थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए। एरियान जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि साशा ने उसको बताया था कि वो सुबह होने से पहले ही वापस नहीं आया था। लेकिन उसने उससे कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये सच ही होगा। उस झूठ के रात के बाद सुबह आखिरकार आई। अगले दिन क्राउन प्रिंस की बर्थडे की तैयारी के लिए हर कोई जल्दी में था। सारी मेड बर्थडे पार्टी के लिए एरियान को तैयार कर रही थी और सभी मेड बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से हमारी मैडम आज की बैंक्वेट की मेन कैरेक्टर है। हर कोई उसके साथ नाचना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि लगता है कि दिन का मेन कैरेक्टर कैडियन होगा। उसने कहा, एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने एक फरिश्ते को देखा है। फिर दोनों बैंक्वेट के लिए चले गए। इनके बगल में बैठा एरियान ने कहा, दूसरी सीट खाली है और तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो। कैडियन ने कहा कि वो ऐसे ही बैठना चाहता है। उसकी बहन की खुशबू बहुत अच्छी है, वो चाहता है कि वक्त यहीं थम। एरियान ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? वो हैरान थी कि कैडियन उससे झूठ क्यों बोलता रहता है, लेकिन उसको उम्मीद थी कि वो एक दिन उसे सच बता देगा। कैडियन ने एरियान से पूछा, आप यकीन नहीं करती? एरियान ने कहा, जब वो झूठ बोलता है तो उसके होंठ थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं और पलकें थोड़ी सी कांपती है। तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। कैडियन ने पूछा, मेरी बहन आप कैसी इंसान है? अगली सुबह वो इम्पेरियल पैलेस पहुंचे। ये वो जगह थी जहां एरियन बचपन में अक्सर जाती थी क्योंकि उनके पास फाइलिंग देने की एबिलिटी थी। जब ज़रूरत होती थी वो शाही खानदान इम्पेरियल फैमिली की मदद के लिए जल्दी वहां पहुंच जाती थी। अंडरस्टैंडिंग फैल गई थी कि आर्यन क्राउन प्रिंस से शादी करने की एक कैंडिडेट है। जब वो चीरट से उतर रही थी, कैडियन एरियन को देख रहा था। उसने कैडियन से पूछा कि कुछ कहना है? कैडियन ने कहा, मेरी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है। एरियन ने कहा, आज तुम बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम भी बहुत खूबसूरत हो। कैडियन ने कहा कि अगर वो उसे तो वो शुक्रगुजार ग्रेटफुल होगा। कुछ देर बाद आर्यन ने दाखिले का कार्ड इनविटेशन कार्ड इम्पेरियल गार्ड को दिखाया। गार्ड ने पूछा, आपके साथ कौन है? हर कोई कैडियन को देख रहा था और हैरान था कि ये शख्स कौन है और कितना हैंडसम है। एरियन ने जवाब दिया कि यह उसका छोटा भाई है। गार्ड ने उनका कार्ड कंफर्म किया। वो दोनों इम्पेरियल पैलेस में दाखिल हो गए। क्लासरूम अब भी वैसा ही था जैसा एरियन को याद था और वो सोच रही थी कि एक ही तब्दीली चेंज है कि इस बार वो कैडियन के साथ है। फिर एक खूबसूरत औरत मैडम शेरशाह एरियन के पास आई और बोली, बहुत अरसा हो गया। आर्यन ने कहा कि वो उसे दोबारा देखकर खुश है। उस औरत ने कहा, यह मेरे लिए एजाज़ है कि आपको मैं याद हूँ। एरियन ने कहा कि बिल्कुल, उसे वो याद है। उसका नाम एवलिन क्रिस्टन है और वो काउंट क्रिस्टन की बेटी है जिन्होंने डायमंड माइनिंग से पैसा कमाया था और उसकी वजह से सैकड़ों गुलाम हंड्रेड ऑफ स्लेव्स की जान चली गई थी। उस औरत ने आर्यन से पूछा, आपके साथी साहब कौन है? कैडियन ने उससे अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम कैडियन है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उस औरत ने शर्माते हुए पूछा, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? एरियन ने कहा कि वो उसका छोटा भाई है। ये सुनते ही सारी औरतें शिकार परी का पीछा करते कुत्तों की झुंड की तरह उनकी तरफ लपकी। उन्होंने लगा कि वो काउंट शेरशाह की एक ही बेटी है। उन्होंने पूछा कि उसने खुद को क्यों नहीं दिखाया। क्या वो अपने हैंडसम भाई को मोनोप्लाइज करना चाहती थी? एरियन ने सोचा कि वो ऐसी गैर ज़रूरी बात में अपनी ज़हनी ताकत ज़ाया नहीं करना चाहती। एक औरत ने पूछा, इतना खूबसूरत शख्स कैसे छुपा हुआ था? उन्होंने कैडियन से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? कैडियन ने जवाब दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसके दिल में कोई है।
सब उसे हैरानी से देख रहे थे। एक लड़की ने पूछा, वो कौन है? केडियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब वो पहली बार मिले तो उसने हल्की नीले रंग लाइट ब्लू कलर का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। उसके कंधे खुले हेड शोल्डर थे और उसने नीलम सैफायर्स का हार पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तरफ ना देखना उसे गुनहगार गिल्टी महसूस कराता था, इसलिए वो उससे नजर नहीं हटा सकता। उसके दिल में बिलाशबा विदाउट ए डाउट वही औरत है। भीड़ में से किसी ने पूछा, उसका नाम क्या है? लेकिन उससे पहले कि वो नाम बताता, क्राउन प्रिंस वहां आ गया। उसका नाम लेविन डेजल है। उसने सबका शुक्रिया किया। एरियन ने सोचा कि असल ओरिजिनली केडियान को क्राउन प्रिंस के पीछे उसकी सबसे करीबी मददगार क्लोज एड के तौर पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसलिए अपने खानदान की हिफाजत के लिए यह सबसे बेहतर फैसला क्राउन प्रिंस ने कहा कि आज का काम भूल जाओ और मज़ा करो। सबने उनको मुबारकबाद दी और कहा कि उनका मुस्तकबिल शानदार वंडरफुल होगा। लेकिन आर्यन के बगल में केडियान अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। आर्यन सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों मुस्कुरा रहा है। अचानक क्राउन प्रिंस का वाइन गिलास हाथ से टूटकर गिर गया। कफिंग शुरू हो गई और ज़मीन पर गिर गए। इंपीरियल गार्ड ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किसी ने किया, ये जहर पॉइजन है, किसी ने उनके शराब में जहर मिला दिया है। इस मंजर को देखकर कुछ औरतें बेहोश फेंट हो गई। आर्यन हैरानी से सोच रही थी कि उसकी पिछली जिंदगी प्रीवियस लाइफ में क्राउन प्रिंस को कुछ नहीं हुआ था। वो बैंकॉक देर रात तक लेट नाइट चलता रहा था और डोमेन भी देर से आया था। सिर्फ एक ही फर्क था, वो फर्क यह था कि इस बार केडियान उसके साथ था और वह मुस्कुरा रहा था जब क्राउन प्रिंस जमीन पर गिरा। वो सोच रही थी कि केडियान ने किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पिछली जिंदगी में केडियान सबसे ज़्यादा क्राउन प्रिंस को पसंद करता था। शॉर्ट शॉपकीपर से अपनी पिछली गुफ्तगू कन्वर्सेशन याद आई। उसने उसे बताया था कि यह तलवार हाईलैंड के ख़त्म हुए किंगडम एक्सीडेंट किंगडम के क्राउन प्रिंस ने इस्तेमाल की होगी। अगर वो उस सुल्तनत का प्रिंस था तो उसके अमाल एक्शन समझे जा सकते थे, लेकिन उसकी पिछली ज़िंदगी की यादों में वह कम से कम 3 साल तक प्रिंस के करीब था। अगर उसकी पेशगोई सही है तो वो बदला लेना चाहता है। उसने केडियान से पूछा कि क्या तुम थे किंगडम ऑफ हाईलैंड के क्राउन प्रिंस? यह सब सुनकर केडियान ने बहुत संजीदगी तरीके से देखा। उसने पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं? इंपीरियल गार्ड ने ऐलान किया कि जब तक तहकीकात खत्म नहीं होती कोई भी शख्स यहाँ से फरमान जारी किया कि बैंकॉक हॉल में जो कोई भी शक्की रवैया दिखाया या जाने की कोशिश करेगा वो फौरी तौर पर मुजरिम समझा जाएगा। भीड़ में से एक शख्स ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि हम में से कोई मुजरिम है? कोई भी एम्परर के वारिस के खिलाफ ऐसा अमल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं अपनी औकात और रुतबे की कसम खाता हूँ कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। लेकिन गार्ड ने कहा, अगर तहकीकात की जाएगी तो सच सामने आ जाएगा। अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो खौफजदा क्यों हैं? लेकिन वो लगातार कहते रहे, ये मैंने नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया। दूसरी तरफ केडियान कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि एरियन की तरफ गुस्से से। वो उस वक्त एक हैवान बेस्ट की तरह लग रहा था। एरियन ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब ठीक है केडियान, लेकिन आइंदा इन द फ्यूचर ऐसा दोबारा मत करना। वह उसकी अपनी भलाई ऑन गुड के लिए कह रही थी। उसने कहा कि वह उसे हर खतरे से बचाएगी। लेकिन अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक इंपीरियल गार्ड ने कहा, लेडी शेरशाह, एम्पायर आपको बुला रही है। भीड़ में सब ने चुपके चुपके बातें गॉसिपिंग करना शुरू कर दी और कहा कि लगता है क्राउन प्रिंस के बारे में अफवाहें रोमर दोबारा फैलेंगी या फिर लेडी शेरशाह सही थी। केडियान सोच रहा था कि आर्यन को क्यों बुलाया है। वो कमरे में दाखिल हुई और कहा, एम्पायर के फर्जंद, सन ऑफ द एम्पायर, आपको सलाम। एम्पायर मिस शेरशाह की तरफ दौड़ी और कहा, जल्दी करो और मेरे बेटे का इलाज ट्रीट करो। उसने जवाब दिया, जी मैं समझती हूँ, यूर मैजेस्टी। फिर उसने अपने दस्तावेज ग्लोव्स उतारे और उसका इलाज करना शुरू कर दिया और कहा कि वो ठीक लग रहे हैं। लगता है जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। जहर की ना कोई बू थी और ना कोई जायका। उसने उसकी रगों पर तवज्जो दी और महसूस किया कि जहर पूरे जिस्म में खून में मिल गया है और ये एक बहुत जहरीला, तेज असर करने वाला, बेरंग और बेबदबूदार जहर है। तब उसे एहसास हुआ कि ये एक जहरीला पौधा पाइन प्लांट है जो सिर्फ नॉर्दर्न रेंजेस में उगता है और ये
केडियान की चुराई हुई किताब स्टोलन बुक में लिखा था, जिसमें एक नुस्खा रेसिपी था जो जहर को पूरे असर को ख़त्म करने के लिए था। अगर वो थोड़ी देर और करती तो उसकी ज़िंदगी बिस्तर बेड पर ही गुजर जाती। ये एक जानलेवा जहर डेडली पॉइजन था और वो सोच रही थी कि केडियन वाकई पागल था। फिर उसने क्राउन प्रिंस के कपड़ों के बटन खोले और उसका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, सब ठीक है योर मैजेस्टी। उसने जहर की निशाना ट्रेसेस पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे। एम्पायर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी ताकत पावर की वजह से जहर ख़त्म हो गया है। मैं आपका ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ और आपकी हर ख्वाहिश रिक्वेस्ट पूरी करने को तैयार हूँ। उसने ये ऑफर ठुकरा दी और कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है योर मैजेस्टी। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। एम्पायर सोच रहा था कि ये जन्मदिन के तकरीब बर्थडे इवेंट पर कौन कर सकता है, लेकिन वो सोच रहा था कि अगरचे वो नहीं जानती कि वो कौन है, तो वह यकीनन पागल इंसान है और मरने को तैयार है। आर्यन सोच रही थी कि वो खुशकिस्मत थी कि उसका इलाज करने वाली वही थी। उसने कहा, योर मैजेस्टी, मैंने जहर को कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लिया है जो उनके जिस्म में फैला था। वो सोच रही थी कि एम्परर का उस पर यकीन, ट्रस्ट उसके फ़ायदे में काम करेगा और उसे इस यकीन का इस्तेमाल केडियन को बचाने के लिए करना होगा। एम्परर ने पूछा, वो क्या था? उसने माफ़ी मांगी और कहा कि ये एक हेमलॉक का पौधा था जो एक जहरीला पौधा है और सिर्फ नॉर्दर्न रेंजेस में उगता है। उसने ये इसीलिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि एम्परर का छोटा भाई जो नॉर्दर्न रेंजेस का हाकिम था, वो उस दुनिया से रुखसत रिपोर्टेड होते वक्त अपना एक ही बेटा डोमेन छोड़ गया था। एम्परर ने पूछा, क्या तुमने नॉर्दर्न रेंजेस का जिक्र किया? उसने कहा, जी हाँ, और हेमलॉक बहुत जहरीला है और उसको बू आसानी से मालूम इजीली डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन जब उसे पर्ल पाउडर के साथ मिलाया जाए तो बू पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ये कहने के बाद वो सोच रही थी कि थोड़ा सा शक ही काफ़ी है। अगरचे डोमेन का बाप तक में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन डोमेन अलग था। वो सोच रही थी कि अगरचे क्राउन प्रिंस ने डोमेन को इस हद तक आने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा और डोमेन तख्त के लिए किसी और से ज़्यादा लायक, मोर क्वालिफाइड है। और जब से एम्परर शाह बना, बिकम द एम्परर है, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। तो अगरचे वो जहर की शक से बच भी जाए तो जो क्राउन प्रिंस के साथ हुआ उससे बचना मुश्किल होगा। फिर आर्यन ने कहा कि उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो वो इजाज़त ले जा रही है। एम्पायर ने कहा कि वो एक ख्वाहिश रिक्वेस्ट करना चाहेगी। आर्यन ने कहा, जी, ये मेरे लिए एजाज़ है। उसने कहा, जब तक मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक, फुली रिकवर नहीं हो जाता तब तक रुक जाओ। उसने कहा कि अमीरों को इतनी देर तक नोबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड बाहर रुकना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। आर्यन एक पुरसुकून चेहरे के साथ सोच रही थी कि केडियन अब शक के दायरे से बाहर है। उसने कहा, मैं वही करूँगी जो योर मैजेस्टी को मुनासिब लगेगा। उसने अपने बेटे को आर्यन के हवाले कर दिया और कहा, शुक्रिया शुक्रिया मदद के लिए। ये सब होने के बाद वो सोच रही थी कि एम्परर उस पर ज़्यादा यकीन नहीं करते और वो ये भी नहीं सोचते कि वो सच में उसे क्राउन प्रिंस के लिए एक कैंडिडेट समझते हैं। फिर उसने क्राउन प्रिंस की तरफ देखा और सोचा कि वो अब भी नहीं जाएगा और केडियन अब क्या कर रहा होगा। उसे उम्मीद थी कि कोई और वाक़या नहीं होगा। फिर उसने शर्माते हुए क्राउन प्रिंस की कमीज़ के बटन लगाना शुरू किए और फिर वो जागा और पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं और आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे जिस्म को छूने की? उसने जवाब दिया कि वो लेडी रायन केरसा है और वही थी जिसने उसे जहर से शिफा दी। अगर उन्हें देर हो जाती तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती। उसने पूछा, इलाज? उसने कहा, जी, क्या आपने योर मैजेस्टी से नहीं सुना? उसने कहा, जी हाँ, मुझे याद है। उसने सुना था कि केरसा ख़ानदान एक वाहिद ख़ानदान है जिसके पास एम्पायर में शिफा देने की ताकत, हीलिंग एबिलिटी थी और सबसे बेहतरीन हीलर उनका बेटा काउंट था और वो यकीनन उनकी बेटी होगी। तो क्या आप मुझे ये शानदार हुनर, ग्रेट स्किल सिखा सकती हैं? उसने जवाब दिया, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आपका इलाज हो चुका है और यहाँ किसी और को इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो उसने इजाज़त मांगी, लेकिन अचानक क्राउन प्रिंस ने खांसना और बीमार महसूस करना शुरू कर दिया। आर्यन ने फौरी तौर पर उसका दोबारा इलाज करना शुरू कर दिया और कहा कि जहर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कुछ भी गलत नहीं है, आपका दिल भी ठीक है, आप ठीक है।
उसने कहा, लगता है आप वाकई हीलर हैं। वो सोच रही थी कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे रुतबे में बड़ा है, लेकिन क्या आप दूसरों को परखना पसंद करते हैं क्योंकि आप शाही खानदान में बड़े हुए हैं। उसने कहा कि उसका काम ख़त्म हो चुका है तो वो जा रही है, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो थोड़ा परेशान है, तो क्या वो कुछ देर और रुक सकती है। उसने कहा कि वो किसी और से रब्ता कर सकते हैं। ये सुनकर वो बोला, काबिल यकीन नहीं, क्योंकि आज तक दूसरे लोग उससे बात करके पुरजोश महसूस करते थे, लेकिन वो अलग थी, बल्कि वो परेशान लग रही थी। आर्यन सोच रही थी कि पिछली ज़िंदगी में उसने कभी उससे बात नहीं की, इसलिए उससे उसकी शख्सियत पर्सनैलिटी का नहीं पता था। फिर उसने कहा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो जल्दी से कमरे से बाहर जाना चाहती थी, तो उसे कोई बहाना एक्सक्यूज़ बनाना पड़ा। उसने कहा, शायद दूसरी लड़कियां आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं, लेकिन आइंदा आप जिन ख्वातीन से मिलें उनकी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उसने जवाब दिया, इसलिए कि लोगों की सोच अलग अलग होती है। उसने कहा कि वो इससे एक सवाल करना चाहता है, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? वो उसके करीब आया। आर्यन ने कहा कि वो क्राउन प्रिंस है। ये सुनकर वो हंसने लगा। उसने कहा, आपका नाम आर्यन था, ठीक है। अगर आपको किसी हीलर की ज़रूरत हो तो मुझे आपकी मुदाफ़ियत रेजिस्टेंस पर भरना होगा। आर्यन ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, अब आप जा सकती हैं और जल्दी मिलेंगे लेडी आर्यन। वो सोच रही थी कि क्या वो उसे मार सकती है। जल्दी मिलेंगे का क्या मतलब है? उसे उम्मीद थी कि वो उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद वो हॉल में दाखिल हुई और एक नौकरानी मेड से पूछा कि मेहमानों का क्या हुआ। उसने जवाब दिया, यूर मैजेस्टी ने बाकी मेहमानों को रुखसत कर दिया है। ये सुनकर आर्यन को सुकून मिला और वो सोच रही थी कि अब कैडियन महफूज होगा। वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि वो देर से आया है, लेकिन अचानक उसने देखा कि वो किसी और से बात कर रहा था। फिर वह उसकी तरफ गई और पूछा, क्या आपने बहुत देर तक इंतज़ार किया? उसने जवाब दिया, बिल्कुल। सोच रही थी कि मेरे इस खूबसूरत छोटे भाई के चेहरे को देखकर कौन उसे मुश्किल में डालेगा। वो ये भी सोच रही थी कि उसे पूरे हंगामे का सबब वही था। फिर उसने उस शख्स की तरफ देखा जिससे यान बात कर रहा था, और वो डोमेन के अलावा और कोई नहीं था। वो उस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। वो डर और गुस्से से कांप रही थी और उसे एक ही सेकंड में अपनी पिछली ज़िंदगी याद आई। उसके बाद डोमेन ने उसे अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम डोमेन सेंडेक्स है। लेकिन आर्यन उसे देखकर बेचैन महसूस कर रही थी। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार वो एक दूसरे के सामने आ ही गए और वो उसी लम्हे के लिए तैयार थी। डोमेन ने पूछा, आपकी जिल्द पीली लग रही है, क्या आप ठीक है? उसने कहा, जी हाँ, और उसकी परवाह कंसर्न के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं मिसेस आर्यन सिरसा हूँ। उसने जवाब दिया कि वो याद रखेगा। उसने पूछा, आप मेरे भाई से क्या बात कर रहे थे? उसने कहा, ओह, तो वो आपका छोटा भाई है। आर्यन ने सोचा कि वो दोनों भाई बहन नहीं लगते। ने कहा कि वो पार्टी के लिए देर से आया था, लेकिन लगता है कि मनसूख हो गई है। वो वापस जाने को सोच रहा था। वो आपके भाई से मिला और जो हुआ वो सुना। उसने सुना था कि किसी ने प्रिंस की शराब में कुछ मिला दिया है। उसने कहा कि यह हालत काबिल यकीन नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके जन्मदिन पर ऐसा कुछ वाक़या होगा, लेकिन आर्यन यकीन श्योर थी कि वह चुपके चुपके उससे खुश है, क्योंकि उसकी नज़र तख्त पर थी, इसलिए उसे शामिल शख्स प्रिंस इनवॉल्व की परवाह नहीं थी। आर्यन ने जवाब दिया कि वो भी मानती है कि प्रिंस के जन्मदिन पर ऐसा होना बहुत बदकिस्मत। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं डेविड को? उसने जवाब दिया, डेविड को कौन नहीं जानता? उसने कहा कि डेविड की कहानी अखबारों में पढ़ने पर भी हंगामा खड़ा होता है। आप रोर कर देते हैं। और क्या आपने तलवारबाजी की चैंपियनशिप, फेंसिंग चैंपियनशिप फिर से जीत ली? उसने कहा कि वो सिर्फ खुशकिस्मत लकी। फिर उसे अपनी पिछली यादें, पास्ट मेमोरीज याद आई, जिसमें डोमेन कैडियन के लिए कोई मैच नहीं था, अगरचे कैडियन का ये चैंपियनशिप में पहला फर्स्ट पार्टिसिपेशन था। उसका बहादुर रूप से अब भी बिल्कुल वाज़ेह याद था। फिलहाल डोमेन बहुत आजिज़ी से पेश आ रहा था और उसने पूछा कि आप अब तक पैलेस में क्यों हैं, क्योंकि हर कोई जा चुका है। वो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक रॉयल पैलेस गार्ड ने डोमेन को अरेस्ट कर लिया। वो पूछ रहा था, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, ये एम्परर का ऑर्डर है।
आर्यन उसके सामने परेशान होने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही। फिर जब इम्पेरियल गार्ड ने डोमेन को कस्टडी में ले लिया तो उसने सीजन से कहा कि वो जानती है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वक्त कम है तो पहले पैलेस चलते हैं। रात में उसने आर्यन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ मत बताओ और मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। फिर उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और सोच रही थी कि कैडियन उसके चेहरे पर उस वक्त बहुत एहसास है और वो अपनी कांपती हुई नज़र नहीं छुपा सका। अगर आज के वाक़यात रिवेल जाए तो कैडियन की ज़िंदगी खतरे में नहीं होगी, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान पूरी तरह से कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो उसने उसे कहा, चाहे तुम पास में किंगडम ऑफ आर्यन के क्राउन प्रिंस थे या फिर एक गुलाम, अगर तुम किसी चीज़ की प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करो। ये सब सुनकर कैडियन बहुत एंग्री में आ गया और उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें कल कर दूं तो यहाँ किसी को मेरी आइडेंटिटी मालूम नहीं होगी, तो अपने नाजुक होंठों से मुझे आखिरी अल्फाज बताओ कि तुम ये सब कैसे मालूम हो। आर्यन ने कहा कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, अब तुम्हें अपनी सिचुएशन मालूम है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। आर्यन ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो कैडियन, तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है, लेकिन तुमने गलत शख्स को धोखा देने और थ्रेटन करने की कोशिश, क्योंकि 8 साल पहले जिस शख्स ने दुनिया को ईरान पर इन्वेट करने की राह दिखाई, लेड वो डोमेन का असली बाप बायोलॉजिकल फादर था और उसे पूरी तबाही की वजह एम्पायर की अधिक फैसी थी। आर्यन ने डोमेन के बारे में मालूमात गैदरिंग करते वक्त कुछ नया लर्न किया कि कैडियन का कोई दोस्त नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम अब भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने कहा, जो तुम कह रहे हो वो सुनो। तुम्हें मालूम है कि हर वो चीज़ जो मैंने कही और कहती हूँ वो झूठ है, लेकिन तुम्हारे साथ गुजरे हर लम्हे असली थे और अब तुम सोच रहे हो कि मेरी बातें सिर्फ झूठ है। उसने कैडियन से पूछा कि क्या उसे यहाँ लाने का पछतावा रिग्रेट हुआ। आर्यन ने कहा, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें ख़रीदा है और अब तुम मेरे भाई हो। इस बार उसका इरादा उसे वो जवाब देने का नहीं था जो वो चाहता था। फिर उसने उसे गले लगाया और कहा, लोग जो भी कहें और करें, तुम मेरे प्यारे ख़ानदान हो और तुम ठीक रहोगे, तो फिक्र मत करो और सुकून से रहो। फिर एक नाजुक और तसल्ली देने वाली आवाज़ के साथ कैडियन शांत हो गया और वो उसके असर में था। आर्यन सोच रही थी कि ये मज़ाहिया है कि वो उसे इस्तेमाल कर रही है। कुछ देर बाद वो अपने पैलेस पहुंचे और उसने साशा बेथिंग वाटर और किंगडम ऑफ आर्यन के बारे में एक किताब लाने के लिए कहा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। साशा ने कहा, ठीक है। आर्यन ने पूछा कि क्या वो और ज्वेलरी चाहती है। साशा ने कहा कि उसे कोई नहीं ज्वेलरी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने पिछली बार उसे पूरा ज्वेलरी बॉक्स दे दिया था। और फिर वो ये कहकर चली गई कि वो अब नहाने का पानी लेने जा रही। आर्यन ने हर जगह देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और फिर उसने कैडियन के कमरे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और फिर आर्यन ने पूछा, क्यों ना हम सोने से पहले थोड़ी बात कर लें। वो उस कमरे में दाखिल हुई और वो दोनों चाय पी रहे थे। वो कह रही थी कि वो पति लेव जो एक वक्त पर रेजिस्ट करती है, वो एक दिन हार गिव अप खुलकर जाएगी और ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। चाहे तुम कितनी हार्ड मेहनत करो, एक दिन सब यकीनन ख़त्म हो जाएगा। कैडियन सोच रहा था कि वो एक ऐसे शख्स के साथ है जो उसे किसी भी लम्हे डंप कर सकती है। आर्यन सोच रही थी कि डोमेन पास में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहती थी कि वो उसकी तमाम ख्वाहिशें फुल करे, लेकिन अब वो कैडियन को तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक वो अपने मकसद गोल तक न पहुंच जाती। उसने कैडियन से कहा कि किसी भी चीज़ की फिक्र मत करो, क्योंकि अगर तुम हमेशा की तरह झूठ भी बोलो तो ये ठीक है, और तुम्हारा पास जो भी हो वो तुम्हारा पास्ट है, और ये मत भूलना कि तुम मेरे ख़ानदान हो। तो मुझे किसी भी वक्त यूज़ करो। अगर तुम मुझसे कुछ भी करवाना चाहते हो मैं वो करूँगी, चाहे उससे मेरे हाथ खून में लथपथ पूरी करूँगी। ये सुनकर कैडियन बहुत हैरान और शॉक्ड एंड एग्री में आ गया। उसने पूछा, वो क्या सोच रही है और क्या उसे मालूम है कि वो क्या कह रही है। तुम्हें इससे बेहतर है कि मुझे कर्ज दो। मुझे बताओ कि मैं सिर्फ एक नाशुक्रा गुलाम अनग्रेटफुल सेल हूँ जो उसे दी गई नेमत ब्लेसिंग की कदर नहीं करता। तो तुमने मुझे इस कॉल क्यों नहीं किया। उस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। आर्यन ने कहा, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो तुम ये पहले ही कर सकते थे। वो उसके साथ एक महीने तक का वक्त याद कर रही थी और सोच रही थी कि एक इंसान हैवान ह्यूमन बींग हूँ
हैव बिकम अ बेस्ट के लिए आसानी से गिव अप मानना मामूली नॉर्मल बात है। उसने कहा कि उसने जो किया वह उसने नो डिफरेंट नहीं जो उसने किया वो उसने याद लाई और उसे अपनाया, और अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ। उसके जख्म भरने के बजाय उसने उन्हें और घोर लिया। उसने उससे माफ़ी मांगी। ये सुनकर केडियान अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अपनी कमीज उतारी और आर्यन के बारे में सोचा कि उस औरत का चेहरा कभी भी बहुत ख़राब हो जाता है और ये कोई उदास चेहरा नहीं था जिसे वो गहरी सोच में हो। ये बगैर मुस्कुराहट वाला चेहरा विदाउट अ स्माइल था। वही थी जिसने उसे एक शानदार गुलाम वंडरफुल स्लेव बनाया, लेकिन किसी को उसके अंदर की बहते खून में जख्म की कोई परवाह नहीं थी, और वो भी सिर्फ उसकी मजबूत रूप स्ट्रॉन्ग रूप की परवाह करती थी। वो खुद से कह रहा था कि उसने शिद्दत से अपनी पुरानी पहचान छुपा ली तो वो उस शर्मिंदगी के साथ नहीं रह सकता था, लेकिन वो किस बात से झिझक रही है। उसे रात में आर्यन के साथ गले मिलना याद आ रहा है और अब उससे लगता है कि उसका दिमाग उलझा हुआ है। उसके एहसास इतने उलझे हुए हैं कि उसके सर में दर्द हो रहा है। इसलिए उसने उसको देखने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता है कि वो हार मान रहा है। उसने अपना चोला पहना और आर्यन के कमरे की तरफ चला गया। वो आर्यन के बजाय नोना का नाम ले रहा था। उसने कहा कि उसके बारे में और जानना चाहता है और उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका जिस्म जल रहा था। आर्यन ने पूछा कि क्या वो बीमार है, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे गर्मी बढ़ती हुई महसूस होती है और उसका जिस्म सिर्फ उसके लिए ऐसा रिएक्शन देता है। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। बुखार फीवर ज़्यादा होता जा रहा है। वो हैरान था कि उसके जिस्म को क्या जला रहा है। प्यारी बहन, उसने उसकी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत है और वो उसे हर बार देखकर हैरान कर देती है। वो उसका हाथ अपनी छाती पर घुमा रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा हाथ मेरी दिल पर नरम सॉफ्ट है। लेकिन आर्यन ने कहा कि यह तलवार और कुल्हाड़ी के जख्म है और ये निशान इतने गहरे नहीं होते अगर उन्हें लम्हे तक पीरियड्स ऑफ टाइम नज़रअंदाज ना किया जाता। वो सोच रही थी कि इसलिए है क्योंकि वो एक ग्लेडिएटर था, लेकिन ये निशान जानबूझकर अनपर्पस बनाए गए थे क्योंकि वो एरिना में लड़ने से नहीं थे। उसने पूछा कि क्या उसे पास्ट में अजियत दी गई थी। उसने कहा जी हाँ। आर्यन ने उसे एक लम्हे के लिए बैठने के लिए कहा। फिर उसने उसकी आंखें बंद करवाई और अपनी शिफा देने वाली ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद उसने कहा हो गया। फिर उसने अपने जिस्म को देखा, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी निशान नहीं था। केडियान ये सब देखकर हैरान था। आर्यन ने उससे पूछा कि क्या वो हैरान है। उसने कहा कि उसने वही मरहम इस्तेमाल की जो उसने पिछली बार बताई थी, और अगर उसे मालूम होता कि ये इतना ख़राब है तो वो पहली बार मिलते ही उसके सारे जख्म का इलाज कर देती। उसने पूछा तुम्हें बहुत तकलीफ हर्ट हुई होगी, लेकिन तुम कुछ कह नहीं सकते थे और तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, है ना मेरे प्यारे भाई। तो उसके बारे में और फिक्र मत करो और अच्छी नींद सो जाओ। फिर वो सो गई और वो सोच रहा था कि लगता है वो जाल में फंस गया है। अगली सुबह साशा बहुत जल्दी में थी और मलिका को ढूंढ रही थी। वह उसके कमरे में दाखिल हुई और कहा माय लेडी आपको तैयार होने की ज़रूरत है। आर्यन ने पूछा कि इतनी सुबह इतना हंगामा करने की क्या वजह है। उसने जवाब दिया कि हिज रॉयल हाइनेस पैलेस में थे। उसने पूछा क्राउन प्रिंस, लेकिन किस वजह से वह शख्स पर्सनली उनसे मिलने आए हैं और वह उस वक्त सैलून में है और वह उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आर्यन ने पूछा कि क्या उसने कुछ और कहा। उसने जवाब दिया कि उसने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा। वो सोच रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है, क्योंकि केडियान के खिलाफ क्राउन प्रिंस की मुखालिफत का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ होगा। साशा ने कहा कि शायद हिज रॉयल हाइनेस को उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया है। आर्यन ने कहा बिल्कुल नहीं साशा, ऐसा नहीं होगा। वो सोच रही थी कि वह यकीन तजस्सुस क्यूरियोसिटी की वजह से यहाँ आया होगा और उसे यकीन है कि वक्त के साथ उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। वो लगता है कि क्राउन प्रिंस के पास बहुत ज़्यादा वक्त है। वो ये भी सोच रही थी कि केडियन का सब्र जो वो सालों से झेल रहा है वाकई काबिल तारीफ़ है, चाहे वो बदला रिवेंज ही क्यों ना हो। अगली सुबह एक रिपोर्ट मिली कि एम्पायर पूरा उल्टा पुलट हो गया है, क्योंकि यह अफवाह फैली हुई है कि डक डोमेन ने क्राउन प्रिंस को जहर दिया था और अब वो शाही कैद खाने इम्पेरियल प्रिजन में है। लेकिन वो सोच रही थी कि डक को किसी चीज़ की कमी लैक एनीथिंग नहीं हो सकती है जो उसे यह करने पर मजबूर करे, और सब कह रहे हैं कि वो जल्द ही रिहा हो जाएगा क्योंकि उसे साबित करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं है। आर्यन सोच रही थी कि कोई साफ सबूत नहीं है क्योंकि वो
अकल सिर्फ कल की सूरत हाल पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर टेडोमेन असली गुनहगार, रियल क्लेपरेट भी होता तो वो बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ देता, लेकिन अभी वो गुनहगार नहीं है। और वो एक बार जब वो कैद खाने से बाहर आ जाएगा तो वो यकीनन असल गुनहगार को ढूंढेगा, और अगर उसे सच मालूम हो गया तो वो उसे कैडियन को अपने साथ शामिल करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेगा। वो सोच रही थी कि उसके दौरान वन टाइम उसे डोमेन के बारे में और सबूत इकट्ठे करने की ज़रूरत है। तो वो क्राउन प्रिंस से बहुत रंगीन तरीके से कलरफुल वे से मिलने के बारे में सोच रही थी। साशा ने पूछा, माय लेडी, अब क्या पहनना पसंद करेंगी? उसने जवाब दिया कि ये जितना मुमकिन हो सके होना होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कुछ रंगीन ला दो। उसके कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहा था कैडियन, और फिर वो लाल और सफ़ेद लिबास पहनकर बाहर आई। उसने पूछा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया कि सैलून में एक मेहमान है। उसने पूछा कि क्या उसके साथ जा सकता है? आर्यन ने कहा कि यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जब तुम उससे मिले थे तो तुमने उसे जहर दिया था। उसने तंजिया पूछा कि वह ज़रूर कोई बहुत अहम मेहमान होगा, है ना? वो सोच रही थी कि अब कैडियन अपनी असलियत दिखाने में झिझक नहीं रहा, लेकिन उसे सबकी बात बहुत खुश है, और वो सोच रही थी कि यह सच उसे इतना क्यों खुश कर रहा है। कुछ देर बाद वो सैलून में दाखिल हुई। क्राउन प्रिंस उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि वो इंतज़ार करते करते तकरीबन बेजार हो गया था। आर्यन ने रॉयल हाइनेस से देर से आने पर माफ़ी मांगी और कहा, एम्पायर के छोटे फर्जन को मेरा सलाम। उसने कहा कि उसे इतना रस्मी तौर सो फॉर्मल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब वो मिले हैं। वो सोच रही थी कि वो इससे क्यों पेश आ रहा है जैसे वो बहुत करीब है। वो सिर्फ चाहती थी कि क्राउन प्रिंस डोमेन से मिले, तो वो अब सब्र नहीं खो सकती थी। उसने कहा, तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि मैं आज सुबह यहाँ क्यों आया। मैं तुमसे सीधी बात करूँगा। क्राउन प्रिंस ने आर्यन से पूछा कि तुम्हारा क्राउन प्रिंसेस बनने के बारे में क्या ख्याल है। वो ये सुनकर हैरान थी और कहा, ये समझा रहा था कि योर मैजेस्टी ने पहले ही इजाज़त ऑलरेडी गिवन हिज परमिशन दे दी है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। एक और मौजू पर ये फ्रेंड सब्जेक्ट पर क्या यह अफवाह झूठ है कि तुम्हारे ख़ानदान ने मीनिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया है? अब तक शाही ख़ानदान ने केरसा को हिफाजत दी, लेकिन हम ये नहीं कर सकते जब इतनी अफवाहें फैली हुई है, जब तुम्हारा तक से कोई रिश्ता ही नहीं है। और योर मैजेस्टी भी कुछ वक्त से सोच रही है कि तुम्हें मेरी बीवी वाइफ बना दिया जाए। आर्यन ने कहा कि यह सब बहुत अचानक है, मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश हूँ। क्राउन प्रिंस ने शक की आवाज़ में पूछा, क्या तुम कह रही हो कि तुम नॉइस एम्पायर में सबसे बड़े रुतबे वाली औरत बनने का मौका छोड़ना चाहती हो? उसने कहा, मैं आपकी फ़िक्र कंसर्न की कदर करती हूँ, लेकिन मुझे यह ऑफ़र मुस्कुराहट के साथ रद्द करना होगा। क्राउन प्रिंस ने कहा, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, तुम एक दिलचस्प इंसान हो। उनकी बातचीत होने के दौरान कमरे में कोई दाखिल हुआ। आर्यन सोच रही थी कि इतनी बदतमीजी से कौन आ सकता है, कौन हो सकता है जो दस्तक दिए बगैर अंदर आ जाए। ये कैडियन के अलावा और कोई नहीं था। उसने रुकावट के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन आर्यन को वो बिल्कुल माफ़ी मांगता हुआ नहीं लगा। उसने नाश्ते की प्लेट ताकत से मेज़ पर रख दी। उसने क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद आपको भूख लगी होगी, तो मैं नाश्ता ले आया हूँ। आर्यन घबराहट पैनिक में थी और साशा के बारे में सोच रही थी। क्राउन प्रिंस ने कहा, शानदार काम, अब आप जा सकते हैं। लेकिन कैडियन ने उसे नज़रअंदाज किया और उसने दोबारा कहा, तुम जा सकते हो। लेकिन कैडियन बिल्कुल नहीं सुन रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्यन ने उसे तारुफ करवाया कि ये मेरा छोटा भाई कैडियन है, तो प्लीज़ उसकी बदतमीजी माफ़ कर दें। क्राउन प्रिंस ने कहा, तुम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते हो। एक के ब्लॉन्ड हेयर से, एक के सुनहरे बाल सिल्वर और दूसरे के चांदी के बाल हैं। तुम दोनों की आंखें के रंग भी बिल्कुल एक जैसे नहीं, अलग हैं। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा खून एक है। एक आर्यन ने कहा, अगर हम एक ही खून के नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी मेरा अनमोल भाई है। क्राउन प्रिंस ने कैडियन के बारे में कहा, गुड, न सिर्फ उसका मिजाज अच्छा है बल्कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि उससे छोटे भाई के साथ तुम्हारा मेल इतना ऊंचा क्यों है। आर्यन ने कहा, अब सही है, वो किसी तरह से दिलकश है। आर्यन क्राउन प्रिंस ने यह सुनने के बाद जो खाना खा रहा था वो खांसा और कहा, यह अच्छा होगा अगर तुम्हारा हैंडसम भाई अब चला जाए। हम कुछ बहुत अहम बात कर रहे थे।
कैडियान ने पूछा, क्या मुझे ये सुनने की इजाज़त नहीं है कि क्या बात हुई? क्राउन प्रिंस ने बहुत सुकून के साथ कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। उसने उसे बताया कि वो जल्द ही उसकी बहन को क्राउन प्रिंसेस बनाने का मंसूबा बना रहा है। क्राउन प्रिंस ने जब कैडियान को यह बताया तो आर्यन घबराहट में थी। दूसरी तरफ कैडियान ये सुनकर बहुत संजीदा हो गया। आर्यन ने कहा, मैंने पहले ही आपकी पेशकश को साफ इनकार कर दिया था। क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया, उसकी पेशकश को रस्मी तौर पर रद्दाना करने के लिए तुम्हें पैलेस आने होगा, तो कल दोपहर आना, फाउंटेन के सामने मिलो और अकेले ही आना। कुछ देर बाद क्राउन प्रिंस पैलेस से निकल गया। कैडियान ने आर्यन से पूछा कि क्या उसने जो कहा वो सच था। उसने जवाब दिया, जी हाँ, उसे झूठ नहीं बोला। उसने पूछा कि क्या वो कल एम्पायर पैलेस जाने का मंसूबा बना रही है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसे जाना ही था। कैडियान ने उसे ना जाने का मशवरा दिया। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि शायद ये एक जाल है और उसकी आखिरी दरख्वास्त से ख़ास तौर पर बेचैन है। उसका अकेले आने का कहना है और वो नहीं सोचता कि उससे कुछ अच्छा हो सकता है। उसने पूछा, क्या तुम मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हो? उसने उसे बताया कि आंखें इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती और सिर्फ उसे देखकर साफ है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। आयान सोच रही थी कि वो क्या कह रहा है। क्राउन प्रिंस के इखलाक मोरल पर सवाल कर रहा है। उसने कहा, यह बहुत बुरा है। मैं भी उसे जब पहली बार मिली थी तो पसंद नहीं करती थी। कैडियान ने कहा, लगता है तुम्हारी राय भी मेरे जैसी है। वो दोनों क्राउन प्रिंस के बारे में बात करते हुए एक साथ हंसने लगे। आर्यन सोच रही थी कि किसी को क्राउन प्रिंस पर तनकीद करते हुए सुनना बहुत दिलचस्प है। उसके अलावा वो सिर्फ एक मामूली भाई, ऑर्डिनरी ब्रदर नहीं है। कैडियान ने पूछा, जब तुम पहली बार मुझसे मिले तो तुम्हारा पहला तासुर क्या था? उसने कहा, मुझे लगा कि तुम बहुत हद तक मेरे जैसे हो। उसने पूछा, ऐसा क्यों? हमारे दरमियान क्या मिलता जुलता है? उसने कहा, अगर तुम पूछते हो कि क्यों तो मैं तुम्हें कहूँगी कि बस ऐसे लगा। लेकिन सच ये था कि उसकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल, ब्यूटीफुल अपीयरेंस से ज़्यादा उसकी आंखों ने उसकी तवज्जो खींची, जिनमें एक गहरी कहानी थी। उसकी आंखों में सुबह की रोशनी जैसी उदासी थी और एक खाली जगह भी थी। उसके बाद उसने पूछा, और तुम्हारे बारे में क्या कैडियान? जब तुम पहली बार मुझसे मिले तो तुम्हारा पहला तासुर क्या था? उसने कहा, यह एक राज है। यह सुनकर वह उसके सामने हंसने लगी। लेकिन आर्यन जानती थी कि एक झूठे लायर से जवाब की उम्मीद रखना बेकार है। उसने पूछा कि क्या तुमने मुझे अच्छा या बुरा इंसान समझा था? वो कहता है, मुझे याद नहीं, और उसने अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। उसने याद दिलाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि इंसान को उसकी आंखों में देखकर उसकी शख्सियत का पता चलता जाता है। उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे इस बारे में नहीं पता। उसने कहा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? उसने पूछा, मेरे पास आपसे नफरत करने की क्या वजह है? कैडियान ने जवाब दिया, सच कहो तो अच्छा या बुरा होने के बजाय तुम बस अजीब हो। ये सुनकर वो हैरान रह गई और उसने पूछा कि क्या उसे अजीब समझता है। वो सोच रही थी कि क्या वो सच कह रहा है और वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि उसे लगता है कि यह पहली बार है। कैडियान ने कहा, सच कहो तो, और वो भी शर्मिंदा हो रहा था। उसने पूछा, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? आपने कहा था कि आपको कल रात बुखार था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब तुम्हारी गलती है और कुछ नहीं। इसलिए मैं उनके बारे में चिंतित हूँ और देखना चाहती थी कि जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। क्राउन प्रिंस ने उससे पूछा, आप उन्हें मासूम क्यों समझती है? क्या सच बताना ज़्यादा खतरनाक होगा? यह सुनकर क्राउन प्रिंस ने अपना हाथ आगे किया और कहा, जब से मैं आपके शब्दों को अच्छी तरह समझ गया हूँ और आपको सीधे जेल ले चलूँगा। वो सोच रही थी कि यह एक शानदार सफलता थी, लेकिन एक गादर वक्त उन्हें देखकर फिर कुछ देर के सफ़र के बाद वो जेल पहुंची। उसने पूछा कि यह टावर शाही जेल है? क्राउन प्रिंस ने कहा, मुझे यकीन है कि आपने उससे पहले नहीं देखा होगा क्योंकि शाही महल उससे बहुत दूर है। क्राउन प्रिंस ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पूछा, तुम वहाँ हो? तुम हमारा पीछा क्यों कर